गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 3 क्या निराश हुआ चाहिए पाठ समझेंगे। उनका लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी और साहित्य प्रकार है निबंध। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरे नाम के गांव में हुआ था। वह एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे। उन्होंने अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारुचंद्र लिख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना और इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो इस निबंध में लेखक कहना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखो, युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं, इनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। तो क्या कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो कहा गया है कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को महत्व दिया ही नहीं है। देखो, हमेशा आध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। देखो, आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर उनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्यों को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। देश में आज क्या हो रहा है, देखो कि देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के
गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को इतना ही रस उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखो बेटा कि लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे जो आदर्श है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमें क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमें अपनी जो प्राचीन संस्कृति को भूल गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके कारण ही आज क्या हो रहा है, हमारे जो पुराने आदर्श नष्ट हो रहे हैं। तो ये बात को समझाने के लिए क्या हो रहा है कि दो घटना लेखक यहाँ पे अपने जीवन में जो घटी हुई है वो हमें बताना चाहती हैं। ठीक है, तो एक बार लेखक रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दे दिया। और उसी तरह दूसरी घटना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो जाती है। बस कंडक्टर साइकिल लेके चला जाता है। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालते हैं और वे उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तभी क्या होता है कि दूसरी तरफ लेखक भी भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं और जो लेखक के बच्चे हैं वो भी क्या, भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी क्या हो गई थी कि बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर के रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो देखो कि लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी भले हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति को लोगों ने अपनाया है, लेकिन जो पुराने संस्कृति है, आदर्शों है, उसको अभी भी कोई ऐसे लोग हैं उसके दिलों में, उसके कार्यों में छुपे हुए हैं, जो ये दो घटना के द्वारा हमें लेखक ने दिखाया हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें लगता है कि हमें निराश होने की लगता है कि ऐसी अनेक घटनाएं हैं, उससे हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो लेखक खुद कहते हैं कि मैं भी ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया गया है, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज़ें मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें देखो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि नेगेटिव पॉइंट को हमें क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो હવે આપણે ગુજરાતીમાં એનો ભાવાર્થ સમજીશું। તો આજનું જે વાતાવરણ છે એ કેવું છે કે આજનું વાતાવરણ એ કેવું છે કે આજનું વાતાવરણ છે એ ચારે તરફ ચોરી, ઠગાઈ, લૂંટપાટ, દાણચોરી, ભ્રષ્ટાચાર જેવી ઘટનાઓ જોવા મળે છે। વર્તમાનપત્રમાં ખોટી ઘટનાઓથી ભરેલી હોય છે। ઊંચા પદો પર બેઠેલા લોકો હંમેશા શું કરે છે કે બેઠેલા લોકોના ચરિત્રો પર હંમેશા દોષપૂર્ણ દેખાય છે। કોઈ કંઈ પણ કામ કરે તો લોકો એમાં દોષ શોધવા માંડે છે। મહેનત કરનારા લોકોની સ્થિતિ ખરાબ છે અને મહેનત ન કરનારા સુખ ભોગવે છે। જુઓ કે આજે શું કરી રહ્યા છે કે આવું પણ આપણા દેશમાં થઈ રહ્યું છે કે જે મહેનત કરે છે એ દુઃખ ભોગવે છે અને મહેનત નથી કરતા એ સુખ ભોગવે છે। તો આજે જૂના અને નવા વચ્ચેનો સંઘર્ષ પણ થઈ રહ્યો છે। જો યુગ બદલાઈ ગયો છે ત્યારે આદર્શો પણ બદલાયા છે। જૂના કાયદા કાનૂનની જગ્યાએ નવા કાયદા કાનૂન આવે છે, એમાં તો અંતર તો હોય જ ને। નવા જમાનાની સ્થિતિ પણ એવી જ છે, કંઈ એમાં કશું નવું હોતું નથી। દરેક પરિવર્તન પછી આવું થાય છે। આજે લોકો શું કરી રહ્યા છે જુઓ કે આજે ભારતે કદી પણ ભૌતિક વસ્તુનો સંગ્રહ કર્યો નથી, મહત્ત્વ આપ્યું નથી, પણ આજના લોકો ભૌતિક વસ્તુને વધારે સંગ્રહ કરવામાં માને છે। આપણે તો આધ્યાત્મિકતાને જ આપણે મહત્ત્વ આપીએ છીએ।
તો મનુષ્ય લોભ મોહ કામ ક્રોધ વગેરે વિકારો હોવા સામાન્ય છે, પરંતુ ભારતે આ બધા પર સંયમને મહત્ત્વ આપ્યું છે. તો આજે આપણે શું કરી રહ્યા છે? આપણે લક્ષ્યની ઉપેક્ષા કરી રહ્યા છે અને એને પરિણામ ભોગવવું પડે છે. તો આજે દેશમાં કૃષિ ઉદ્યોગ વાણિજ્ય શિક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકોને વિકાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેઓ લક્ષ્ય ભૂલી ગયા છે. તેઓ દેશ હિતને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધા વધારવામાં લાગી ગયા છે. તેઓ ભારતના પ્રાચીન આદર્શો ભૂલી ગયા છે. તેઓ શું પ્રાચીન આદર્શો ભૂલી ગયા છે? ને એટલું જ નહીં, તેઓ શું કરી રહ્યા છે કે ભલે તેઓ પ્રાચીન આદર્શો ભૂલી ગયા હોય, પણ હજુ પણ પ્રાચીન આદર્શો બધા લોકોના દિલોમાંથી નષ્ટ થયા નથી. દેશમાં આજે પણ ધર્મને કાયદા કરતાં ચડિયાતો માનવામાં આવે છે. સેવા પ્રામાણિકતા સત્ય અને આધ્યાત્મિકતાના મૂલ્ય આજે પણ વિદ્યમાન છે. તો એ દ્વારા લેખક આપણને સમજાવવા માગે છે કે આજે પણ લોકો પ્રામાણિક હોય છે અને એ પોતાના જીવનમાં જે બે ઘટના થઈ હતી એ ઘટના દ્વારા આપણને સમજાવવા માગે છે. તો એકવાર લેખક શું કરે છે? રેલવેની ટિકિટ ખરીદતી વખતે ટિકિટ માસ્તરને 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ પકડાવી દે છે, પરંતુ ટિકિટ માસ્તર પ્રામાણિક હતા. તેમણે રેલવેના ડબ્બામાં લેખકને શોધીને 90 રૂપિયા પાછા આપીને પ્રામાણિકતાનો પરિચય આપે છે. એ જ રીતે જુઓ કે એકવાર બીજી ઘટના બને છે કે બસ કંડક્ટર શું થાય છે કે બસ કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરની સજ્જનતાને કારણે એકવાર શું ઘટના બને છે? તો એક વખત લેખક પોતાના કુટુંબ સાથે બસ દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. રાતના સમયે જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે બસ બગડી છે. બસ કંડક્ટર સાયકલ લઈને ચાલ્યો ગયા બસમાંથી. તો બસના યાત્રીઓ ડ્રાઈવર પર પોતાનો ક્રોધ ઠાલવવા લાગ્યા. તેઓ તેને મારવા તૈયાર થઈ જાય છે. લેખકે કોઈક રીતે સમજાવીને તેમને રોક્યા. એટલામાં બસ કંડક્ટર નવી બસ લઈને આવી ગયો. તે લેખકના ભૂખ્યા બાળકો માટે દૂધ અને પાણી પણ લેતો આવ્યો હતો. તો આવી અનેક ઘટનાઓ છે જેનાથી એમ લાગે કે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આ પાઠ અહીં સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ.